प्यारे बच्चों, आवाज जा रही है आपको? कुछ लोग हमारे साथी भी हैं तो बुरा नहीं मानेंगे। देखिए, मैंने आपको जैसे कि अभी तक जो भी चीजें सजेस्ट किया है आपके अच्छाई के लिए किया है। और अब मैं आपको फिर से पुनः वही बात कहूंगा पहले वाली का, अभी से भी, अभी बहुत लेट नहीं हुआ है। आप अभी से तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और कल तब तक पढ़िए जब तक आप एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं चले जाते हैं। अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है, और एक चीज मैं और बता दूं, आज जो फार्मास्यूटिक्स में इंजेक्टेबल नहीं आया है, इम्यूनोलॉजिकल चीजें नहीं आई हैं, फोकल केमिस्ट्री वाले में 100% आएंगे। इंजेक्शन, आईवी, आई, या सारी चीजें, इसको ध्यान दीजिए। आपको लगता है? आज के पेपर में किसी कोई बोलो। फार्मेसी वाले, विक्रम फार्मेसी वाले चैनल पे जाओगे, वीडियो में जाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा केमिस्ट्री का, वहां पे जाओगे तो उसके बाद आपको जो है वहां पे हमारे सारे वीडियोज इंपॉर्टेंट वाले सॉल्यूशन सहित मिल जाएंगे। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा, टिप और टिक्स बताऊंगा बस। ठीक है, मैं आपको टिप बता रहा हूँ और ट्रिक बता रहा हूँ, पढ़ना क्या है। जिसका भी क्वेश्चन आज छूटा है वो ध्यान देंगे, कल क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। कल का ही पेपर और टफ आएगा, कल का पेपर थोड़ा हेलो सा और सर। टफ आएगा। हेलो हाँ सर, आई एम बताइए। ऑडिबल। सर, इसका ये स्क्रीन बताइए। रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं? स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं सर इसका? स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है। बाकी ठीक सर, आपको जो ओके। पर्सनल, अभी इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, बाकी जो पर्सनल करना चाहते हैं कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर, इसको सर पहले ग्रुप में भी डाल दीजिएगा सर। हाँ डाल देंगे, अभी तुरंत आधे घंटे में अपलोड करवा देंगे। तो मैं सिर्फ आपको टिप और ट्रिक्स देने आया हूँ, क्योंकि पूरा सिलेबस इतना लेंदी है, 12-14 चैप्टर हैं इसमें। मैं पूरा तो कंप्लीट नहीं करवा सकता हूँ 1 घंटे में, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें ऐसे दे सकता हूँ जिससे आपको जिससे आपके एग्जाम में बैक नहीं लगेगी। इसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें से आप पहला क्वेश्चन जरूर याद करके जाएगा, इरर और सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, ये दोनों एक ही चैप्टर का चैप्टर है, क्वेश्चन है। इरर और सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, ध्यान दीजिएगा, पेपर आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है। अब देखिए, मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे इरर क्या है। इरर माने होती है त्रुटि। एरर माने होती है त्रुटि, त्रुटि माने होती है गलती। गलती आपकी कहाँ हो सकती है? अभी आम का सीजन चल रहा है, मैं आपसे बोलूं आप जाओ बगीचे से 10 आम तोड़ के ले आओ। आप गए, बैग, थैला, झोला, बोरी जो भी लेके आप गए, तो आपने गिना नहीं, आम तोड़ते गए, एक टहनी, एक डाल के आम तोड़े, लेके चले आए। अब यहाँ पे जब मैंने आपसे बोला था 10 आम लेके आओ, तो आपने 9 आम लेके आया। कितने आम लेके आए आप? 9।
मंगाया मैंने कितना था, 10। आप कितने आम लेके आए हैं, 9। कितने आम लेके आए हैं, 9। इनमें त्रुटि कितने की आई, एक आम की। कितने आम की त्रुटि आई, एक आम की त्रुटि आई। इसे कहते हैं एरर, इसे कहते हैं एरर। तो आपको जो है ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू है 10। ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, जो आपने प्राप्त किया है, 9। इसमें से घटाया है हमने, तो जो आया उसे क्या कहते हैं, एरर। क्या कहते हैं, एरर। अब यही एरर की डिफिनेशन हो गई। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू या ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज आल्सो नोन एज एरर, इज आल्सो नोन एज एरर। 3 नंबर में पूछेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बोलो। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। केमिस्ट्री सिलेबस लेंदी है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर पढ़ोगे तो कुछ नहीं, थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तो कुछ नहीं, ठीक है। इधर आ गया। अब सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो इम्प्यूरिटी माने क्या होती है, इम्प्यूरिटी माने, इम्प्यूरिटी माने अशुद्धियां होती हैं हिंदी में। अशुद्धियां क्या, अशुद्धियों की डिफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिख सकते हो आप, ये शुद्धियों के डिफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं कि सर ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को इम्प्योर कर दे, डैमेज कर दे, खराब कर दे, उसे हम इम्प्योरिटी कहते हैं। इसमें कौन आता है, फॉरेन पार्टिकल आते हैं। कौन आते हैं, फॉरेन पार्टिकल आते हैं। मतलब बाहरी, जैसे पैरासीटामोल का पाउडर है, तो बाहर से धूल मिट्टी कुछ भी पड़ जाए उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्यूटी। क्या कहेंगे, इम्प्यूटी। ये है इम्प्यूटी, ध्यान दीजिएगा। इसका क्वेश्चन बनता है सोर्स ऑफ इम्प्यूटी। क्या बनता है, सोर्स ऑफ इम्प्यूटी। मतलब अशुद्धियां आने के रास्ते कौन कौन से हैं, सोर्स माने रास्ता। जैसे पूछ लिया था कैरियर ऑफ फार्मेसी। तो देखिए, पहली चीज मैंने इसका एग्जांपल अच्छा लेके बताया था कि मान लीजिए आपके पास कोई बर्तन है, बर्तन मतलब इनकेस मशीन है, ठीक है, जिसमें आप टैबलेट या कैप्सूल बना रहे हैं। समझ लीजिए बॉल मिल है आपकी, क्या है, बॉल मिल पड़े हैं, तो लिख के आए हैं, थोड़ा समझ में आएगा। बॉल मिल है, बॉल मिल में क्या होता है, बॉक्स होता है, इसमें बॉल होते हैं, इसमें दवा को पीसा जाता है, ठीक है। थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझने की कोशिश भी करिएगा। तो अगर मैं आप मान लीजिए इसमें ऐसी दवा कोई मिलाया हूँ, मिक्स किया हूँ, मिक्सिंग किया हूँ, पीसा हूँ, ठीक है। तो अगर इसको मैं सही से वॉश नहीं करूंगा, ठीक है, अगर इसको सही से धुलूंगा नहीं, तो क्या होगा, जब दूसरी दवा, ठीक है, स्टूडियो जो है, क्लिनिक को स्टूडियो बना दिए हैं आप लोगों के लिए, तो पेशेंट आते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बता रहा था, मान लीजिए बॉल मिल है, बॉल मिल में कोई एक दवा आपने मिक्स किया है, अब दूसरी दवा मिक्स करना, अगर इसको मैं सही से वॉश नहीं करूंगा तो आपका इम्प्योरिटी हो जाएगी, अशुद्धियां आ जाएंगी। अगर सही प्रोसेस नहीं लगाऊंगा, पता चला ढक्कन नहीं बंद कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें बॉल नहीं डाल रहा हूँ, फिर तब भी आपकी इम्प्योरिटी आ जाएगी। अगर आप लाइट नहीं है, तब भी आपकी इम्प्योरिटी आ जाएगी। रॉ मटेरियल आपका सही नहीं है, फिर भी आपकी इम्प्योरिटी आ जाएगी। तो आपको 4-5 पॉइंट मैंने बताया हूँ, ठीक है, उस वीडियो में भी बताया हूँ, ऐसे भी बता दिया हूँ। इन सारी चीजों को आपको जो है एकदम केयरफुली हेडिंग वाइज लिख देना है। लॉन्ग में आएगा तो हेडिंग का डिस्क्रिप्शन भी करना है, यानी 5 नंबर में आएगा तो। अगर 5 नंबर में नहीं आएगा तो केवल नाम लिख के छोड़ देना है। 7-8 नाम बताया हूं ना, प्रोसेस, ठीक है, रॉ मटेरियल, ठीक है, टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं।
ठीक है, आपका चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, देखिए मैं 100% गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ठीक है, जान रहे हो ना, जेल जाने वाला काम नहीं करना है, लेकिन ये है कि क्वेश्चन यही से बनते हैं बार बार। मेरे 4-5 साल के एक्सपीरियंस है, 4-5 साल के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इतना आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखिए लिमिट टेस्ट पूछेगा, लिमिट टेस्ट में आपको हैवी मेटल या आर्सेनिक, ठीक है, इसमें से दोनों में से अगर कोई भी पूछेगा तो उत्तर सेम है। दोनों में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा, दोनों के लिए उत्तर सेम है। ठीक है, तो उत्तर सेम है तो क्या कहेंगे, प्रिंसिपल लिखना है, किसमें किस प्रोसीडर लिखना है, किसमें सेम है टेस्ट सर आंसर? सोल्यूशन लिखना है। क्या कह रहे किसमें हो, सेम आंसर है सर? किसमें सेम आंसर है? और तेज बोलो। किसमें सेम आंसर बता रहे हैं? किसमें बता रहे हैं सेम आंसर है? हैवी मेटल, अगर पूछेगा लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल तब भी वही आंसर होगा, अगर पूछेगा लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक तब भी वही आंसर होगा। ठीक है, इसमें एक गैजेट ऑपरेटर बनता है। ठीक है, अभी देख लीजिएगा यूट्यूब पर, लिमिट टेस्ट आप आर्सेनिक डालेंगे तो आ जाएगा। इसमें H2S गैस यानी लेड एसीटेट लगा होता है, जो H2S गैस को अवशोषित करता है, काटन लगा रहता है। ठीक है, और इस ऑपरेटस को गजेट ऑपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं, गजेट ऑपरेटर। पूछा है कि आर्सेनिक का जो टेस्ट होता है या हैवी मेटल का जो लिमिट टेस्ट होता है किस ऑपरेटस में होता है, तो आपको ऑप्शन में आएगा गजेट ऑपरेटस, या बहुविकल्पी में, या आपको फिलिंग द ब्लैंक में आ जाएगा, तो उसमें लिखना है गजेट ऑपरेटस। ठीक है, पूछ सकता है कि आर्सेनिक के टेस्ट में कौन सा पदार्थ लगा होता है जो H2S गैस को अवशोषित करता है, तो आपको लिखना है लेड एसीटेट। अगर आपको पूछेगा कि H2S गैस को कौन अवशोषित करता है, तो ऑप्शन में देगा लेड एसीटेट। घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिए। और कोई भी मेटल लिमिट टेस्ट आप हैवी मेटल पूछेगा चाहे आर्सेनिक, आपको 5 हेडिंग लिखनी है। पहला प्रिंसिपल लिखना है, दूसरा प्रोसीडर लिखना है, तीसरा टेस्ट सोल्यूशन, चौथा स्टैंडर्ड सोल्यूशन, पांचवा ऑब्जर्वेशन लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें 5 नंबर में आएगा, ध्यान दीजिएगा। 5 या 3 नंबर में आएगा। अगर 3 नंबर में आएगा तो आपको जो है प्रिंसिपल लिखना है, टेस्ट सोल्यूशन लिखना है, प्रोसीडर लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है। ठीक है, टेस्ट सोल्यूशन नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन प्रिंसिपल, प्रोसीडर, ऑब्जर्वेशन इतना चीज लिखना है। आई बात समझ में? अब मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर लिमिट टेस्ट आप आर्सेनिक आप पढ़ लिए तो लिमिट टेस्ट आप क्लोराइड और सल्फाइड, ठीक है, बहुत इजी है। क्लोराइड में जहाँ आर्सेनिक रहेगा, ठीक है, और वहीं पे आप क्लोराइड कर दीजिएगा, और जहाँ क्लोराइड रहेगा वहीं आप सल्फाइड सल्फाइड कर दीजिएगा, सल्फेट कर दीजिएगा। ठीक है, और सेम टू सेम छाप देंगे। प्रोसीडर वही रहेगा, लगभग लगभग टेस्ट सोल्यूशन वही रहेगा, स्टैंडर्ड सोल्यूशन वही रहेगा, ऑब्जर्वेशन ध्यान दे दीजिएगा, और प्रिंसिपल ध्यान दीजिएगा। दोनों प्रिंसिपल और वो दोनों चीज अलग रहेगा बस। ठीक, तो आपका एक चैप्टर समाप्त हो गया। दूसरा चैप्टर में एसिड बेस टाइट्रेशन, अगर इजी क्वेश्चन बनाएगा तो एसिड बेस टाइट्रेशन पूछ लेगा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन पूछ लेगा, या रेडॉक्स टाइट्रेशन पूछ लेगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब एसिड बेस टाइट्रेशन होता क्या है, सबसे पहले टाइट्रेशन का कोई भी वीडियो या कोई भी लेक्चर, चाहे हमारा भी देख लीजिएगा चाहे किसी का देख लीजिएगा, इसमें जो है एक कीपैड लगा होता था, यहाँ पे स्टैंड, यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क। अब इसमें जो पूछेगा एसिड है, इसमें मान लीजिए बेस है। टाइट्रेशन माने होता है दही के जैसा, कैसे क्या होता है, दही के जैसा। ठीक है, कोई भी चीज टाइट्रेट हो जाना, ठीक है, यानी कि सेमी सॉलिड प्रोफान में आ जाना। अब ये नीचे मान लीजिए बेस है या नीचे एसिड है, ऊपर अगर नीचे एसिड रहेगा तो ऊपर बेस रहेगा, अगर ऊपर बेस रहेगा तो नीचे एसिड रहेगा। अब इसमें से मैं एक एक बूंद करके इस एसिड वाले में बेस की मात्रा को डालूंगा, जहां पर एसिड बेस मिल करके दही जैसा कंपाउंड बनाने लगेगा, दही जैसा कंपाउंड बनाने लगेगा। ठीक है, वहीं पर क्या होगा,
वहीं पर एसिड बेस टाइट्रेशन हो जाएगा। अगर जो चीज मैं मूंजबानी बताया हूँ यही अगर आप बना के लिख सकते हो, पास हो। क्या होता है कि इसमें एक ब्यूरेट होता है, एक कॉनिकल फ्लास्क होता है, स्टैंड में अटैच रहता है। ठीक है, किसी में भी आप एक में एसिड लिखिए, एक में बेस लिखिए। ठीक है, तो एसिड वाले में बेस को यानी कि जो ब्यूरेट में रहेगा उसी को हम ड्रॉप वाइज गिराएंगे, बूंद बूंद गिराएंगे, जहां पर दोनों रिएक्शन करने लगेंगे वही आपका जो है एसिड बेस टाइट्रेशन हो जाएगा। ये तो एसिड बेस हो गया। अब रेडॉक्स क्या होता था? रेडॉक्स में जो है अपचयन ऑक्सीकरण दोनों होता था, कक्षा 8-10 में पढ़े होंगे। वैसे कॉम्प्लेक्स मेट्री होता था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब बनने लगते थे, ठीक है, उसे कॉम्प्लेक्स मेट्री कहते थे। यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। मेथड है एक प्रकार से एक दूसरे को इसमें मिलाते हैं और वो रिएक्शन करता है, तो वही आपका जो है कहलाने लगता है। एसिड बेस हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, रेडॉक्स हो गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन बनता है ग्रेवियोमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेवियोमेट्रिक एनालिसिस इन बैलोमेट्रिक एनालिसिस। देखिए जो एसिड बेस कांसंट्रेशन ये सब पढ़ रहे हो बैलोमेट्रिक है। बैलोमेट्रिक मतलब जिसे हम बैलूम में नापते हैं। किसमें नापते हैं? बैलूम में। बैलूम मतलब आयतन में। ग्रेवियोमेट्रिक मतलब जिसे हम किलोग्राम में नापते हैं। किसमें? ग्राम में नापते हैं, वेट करते हैं, जिससे हम तौलते हैं। क्या करते हैं? तौलते हैं, उसे हम ग्रेविमेट्रिक कहेंगे, ग्रेविटल फोर्स। ठीक है, इसका प्रिंसिपल और मेथड पढ़ लीजिएगा, ग्रेविमेट्रिक। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का प्रिंसिपल और मेथड जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चैप्टर 3 में आते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको जो है पहली चीज तो डिफिनेशन जानना है, हेमेटेनिक क्या होते हैं। हेमा शब्द ब्लड से रिलेटेड है। किससे है? ब्लड से। ऐसी दवा जो ब्लड को बढ़ाने का काम करती है, आरबीसी को बढ़ाने का काम करती है, उसे हम हेमेटेनिक सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटेनिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल याद कर लीजिएगा, फेरस स्कॉर्बिरेट है, कार्बोनाइल यूरिया है। ठीक है, कार्बोनाइल यूरिया है, फेरस स्कॉर्बिरेट है, ये सारी चीजें हैं आपके पास। बात समझ रहे हो? इसमें 3-4 दवा और है। ठीक है, उसको मैं इसमें दिया नहीं हूँ। अगर आपको दो केवल पढ़ के जाते हो तो जैसे फेरस सल्फेट आ गया, फेरिक आयरन आ गया। ठीक है, अगर आपको एक चीज पता है कि फेरस स्कॉर्बिरेट क्या है, तो आप जो है और सारी चीजें नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, इतना आपको मैं सिखा दिया हूँ। अगर फेरस स्कॉर्बिरेट है तो फेरस सल्फेट भी लिख सकते हो, फेरिक आयरन भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जहां जहां स्कॉर्बिरेट है वहां वहां आयरन कर दो, वहां वहां फेरस सल्फेट कर दो, आपका जो है दवा तैयार होती चली जाएगी। अब ये अब यहाँ से आप समझ लीजिए कि आप दवा पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? आप यहाँ से समझ लीजिए एक दवा पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? दवा पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? दवा पढ़ रहे हो। एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर दूं। दवा क्या पढ़ रहे हैं? दवा। ठीक है, अब कोई भी दवा होगी, ठीक है, तो कैसे बनी है ये पता होना चाहिए। उसका ब्रांड नेम क्या है ये पता होना चाहिए आपको। ब्रांड नेम क्या है पता होना चाहिए। उसकी स्टोरेज स्टेबिलिटी क्या है ये पता होना चाहिए आपको। उसका यूजेज क्या है। ठीक है, बुखार की दवाई है तो गठिया रोग को दे रहे हो, ये चीज आपको कंफर्म होना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो ये चीज आपको कंफर्म होना चाहिए कि आप जिस चीज की दवा है उसी के लिए आप दे रहे हैं। अब आप देखिएगा, चाहे चौथा चैप्टर हो, चाहे पांचवा चैप्टर हो, चाहे तीसरा चैप्टर हो, चाहे छठवां चैप्टर हो, जितने भी ड्रग वाले चैप्टर हैं उसमें आपको 4 चीजें लिखना है। एक, आपको प्रोसेस लिखना है, कैसे बना रहे हो।
दूसरा ब्रांड नेम लिखना है, तीसरा स्टोरेज स्टेबिलिटी लिखना है, और चौथा यूजेज लिखना है। क्या लिखना है? एक चीज और लिखना है, जिसमें स्टार बना होगा उसका स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर। क्या बनाना है? केमिकल स्ट्रक्चर। और मैं आपको बताऊं, यूजेज आपको जो कैटेगरी रहेगी, जैसे हीमेटेनिक का कैटेगरी है, तो हीमेटेनिक का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाली दवा। ठीक है, ऐसी दवा जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाए। तो आप यूजेज में लिख सकते हो इंक्रीज द एचबी, यानी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ब्लड को बढ़ाती है। ठीक है, किसमें ट्रीट किया जाता है? ब्लड की कमी कब होती है? ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। जब एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, तब समस्या होती है। ठीक है, तो ये आपका यूजेज हो गया। स्टोरेज स्टेबिलिटी रट लो, याद कर लो, लिख लो। सब में एक ही चीज लिखना है, शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर, शुड बी स्टोर इट रूम टेम्परेचर। ठीक है, कैसे रखते हैं? रूम टेम्परेचर। और कैसे रखते हैं? वेल क्लोज कंटेनर। ठीक है, इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एट ए रूम टेम्परेचर। इट इज स्टोर इट वेल क्लोज कंटेनर, यानी अच्छी बंद शीशी में रूम टेम्परेचर पर। किसमें नहीं लिखना है? वैक्सीन में। वैक्सीन में नहीं लिखना। किसमें नहीं लिखना है? वैक्सीन में नहीं लिखना, कुछ इंजेक्शन में नहीं लिखना। ठीक है, बाकी टेबलेट और सारी चीजें आपको रूम टेम्परेचर। ठीक, पहला टॉपिक हो गया। इसी तरह डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है, अब दूसरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट है। इंटस देखिए, गैस्ट्रो मतलब गैस कहाँ बनती है? इंटेस्टाइन में बनती है। एजेंट माने दवा, ऐसी दवा जो इंटेस्टाइन यानी आंत में बनने वाली गैस को जो है रिमूव करे, सही करे, ट्रीटमेंट करे। बात समझ में आई? अब क्या है? एंटासिड है। क्या है? एसिडिफायर है और प्रोटेक्टिव है। ठीक है, प्रोटेक्टिव मतलब जो प्रोटेक्ट करे, एसिडिफायर जो एसिड की मात्रा को बढ़ाए। किसको? HCl की मात्रा को बढ़ाएं। जैसे आपने बहुत ज्यादा बेसिक वाली चीज खा लिए, एसिड नहीं बनेगी, डाइजेशन सही नहीं होगा, तो एसिडिफायर लेंगे। एंटासिड क्या है? एसिड की मात्रा आपकी बढ़ गई है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड दिया जाता है। जैसे सबको पता होगा एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड जेल। ठीक है, ओमी ओमी MPS या पेंटाप MPS। ठीक है, या डाइजीन के नाम से सारे ड्रग आती हैं। ठीक है, ये सारी ड्रग आती हैं, सबको पता है जो दवा बेच रहे हैं। ठीक है, देखिए टॉप के लेजेंड एक कस्टी वाला उठा फेंक दिया था आज। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स में ना, तो इसमें भी वही है, बोरिक एसिड वगैरह, क्रीम, ऑइंटमेंट, ये सारी चीजें टॉपिकल प्रिपरेशन जो कहते थे, वही टॉप के लेजेंड है। तो जो भी फार्मास्यूटिक्स में टॉप के लेजेंड पढ़े हैं, उनको यहाँ केमिस्ट्री में काम देने वाला है, ध्यान दीजिए। सिर्फ प्रोसेस वही है, सारी चीजें वही है, सिर्फ आपको दवा का नाम याद कर लेना है बस। सल्फर डाइजीन, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरहेक्साडीन, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अब देखिए मैं वही चीज फिर से बता रहा हूँ, चाहे एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड जेल हो, और चाहे क्लोरहेक्साडीन हो, चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, और चाहे बोरिक एसिड हो, सभी दवाइयों के बारे में आपको लिखना है। पहला क्या? उसके बारे में, यानी केमिकल स्ट्रक्चर या केमिकल फार्मूला। दूसरा ब्रांड नेम, तीसरा स्टोरेज स्टेबिलिटी, चौथा यूज। ठीक है, अगर स्टार लगा है तो स्ट्रक्चर, नहीं तो स्ट्रक्चर नहीं। इतनी बात आपको ध्यान देना। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। गैस्ट्रो को हो गया, टॉपिकल हो गया। ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट, ऐसी दवा जो दांत के लिए यूज किया जाता है उसे डेंटल प्रोडक्ट कहते हैं। टॉपिकल एजेंट, ऐसी दवा जो टॉपिकली यूज की जाती है, लोकल एक्शन के लिए यूज की जाती है। किसके लिए? लोकल एक्शन के लिए। किसके लिए? लोकल एक्शन के लिए, उसे हम टॉपिकल एजेंट कहते हैं। ठीक है, चौथा चैप्टर IPSC है। ठीक है, पढ़िएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से 1-2 नंबर का, 1 से या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। लंबा चैप्टर है, इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इसके वीडियो अपलोड होंगे। ठीक है, नहीं भी होंगे तो आप किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं, जिसमें IPSC वगैरह है। ठीक है, एक कार्बन एल्मेथ, ठीक है, ग्रुप है। ठीक है, CHO है, अगर लास्ट में जुड़ा है, OH है, एल्कोहल, OH है तो कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसको देख लीजिए, 5वां इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए।
5वें में आपको क्या पढ़ना है? केमिकल नेम पढ़ना है, केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है, ब्रांड नेम पढ़ना है, स्टोरेज स्टेबिलिटी यूज, जो हेडिंग मैंने अभी बताया। क्योंकि इसमें देखिए मैं वही वही ड्रग लिया हूं जिसमें स्टार बने। क्या बने हैं? ऐसी ड्रग ही मैं लिया हूं, ऐसी ड्रग ही उठाया हूं जिसमें स्टार बने। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर आपको जो है सभी के केमिकल नेम लिखना है। केमिकल नेम तो आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, अब यही समझने वाली बात है। केमिकल नेम आपको, स्ट्रक्चर जो होगा, केमिकल नाम आपको क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा। अगर कैटेगरी दे दिया तो आपको समझ लीजिए कि यूजेज भी आपको क्वेश्चन पेपर से मिल गया। स्टोरेज स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी मैंने पहले सबको बता दिया हूं कि सभी को सेम लिखना है, सभी को सेम लिखना है। क्या लिखना है? इट शुड बी स्टोर एट वेल क्लोज कंटेनर एंड रूम टेम्परेचर। इट शुड बी स्टोर इट वेल क्लोज कंटेनर एट ए रूम टेम्परेचर। अच्छी बंद शीशी में पैक करके रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। सब में यही लिखना है। ब्रांड नेम में बताया था ना कि मान लीजिए कुछ ब्रांड है, जैसे पैरासीटामॉल का है तो सबको पता है, डोलो, कालपाल, क्या पता है? कालपाल, डोलो, ठीक है, पेसीमॉल। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे फेरिक स्कॉर्बिरेट, फेरिक स्कॉर्बिरेट, तो आपको ब्रांड नेम में एफ लिख देना है, फेरिक लिख देना है, एक्सटी लिख देना है। एक जो आप हेडिंग डालेंगे वही हो गया। दूसरा आप उसमें से थोड़ा एक आधा अक्षर गायब करके फेरिक लिख देंगे। तीसरा आप जो है फेरिक लिख के एक्स टी वाई एम टी एक्स ये कुछ लिख देंगे। क्योंकि ब्रांड नेम हर दवाइयों का, ठीक है, सबको याद नहीं रहता है ना, तो ब्रांड नेम, ठीक है, सबको पता रहता है ना ही ब्रांड नेम एग्जामिनर को भी याद रहता है। ठीक है, तो ब्रांड नेम आप जो है बना के लिख सकते। इतनी बात समझ में आई? देखिए हेडिंग यही चारों सब में डालना है। जित कोई मान लीजिए डायजेपाम आ गया तो डायजेपाम में आप पहले हेडिंग डालेंगे डायजेपाम, फिर लिखेंगे केमिकल नेम डायजेपाम का, ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे केमिकल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो बनवाया हूँ उसको लिखेंगे, आप स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रांड नेम में लिखेंगे डायजिपिन, डायजेपाम, ठीक है, डाइजी, डाइजी 10 mg, डाइजी 50 mg। स्टोरेज स्टेबिलिटी जो मैंने रटाया वही लिखेंगे। यूजेज, अब देखिए यूजेज में क्या, अगर कैटेगरी दी गई है आप लिख सकते हैं इट इज यूज टू सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। फेनोबार्बिटल आ गया या डायजेपाम आ गया, दोनों किसके कैटेगरी ड्रग हैं? सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। अब सेडेटिव हिप्नोटिक की डिफिनेशन पूछ सकता है। सेडेटिव मतलब दोनों नीच, देखिए जो दोनों दवाइयां जो है, चाहे अल्प्रा, अब देखिए अगर डायजेपाम आप पढ़ के जा रहे हैं, अल्प्राक्स आ गई, अल्प्राजोलम आ गई, क्लोराजेपाम आ गई, तो आप सेम टू सेम डायजेपाम वाला पूरा का पूरा पोर्शन डायजेपाम का हटा करके, स्ट्रक्चर छोड़ करके सारी चीजें छाप के आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो से अब देखिए कैटेगरी सबकी पढ़ लीजिए। जैसे ड्रग एक्टिंग ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताया था ना, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है ना ब्रेन वगैरह आता है, तो ये सब ब्रेन पर एक्ट करने वाली दवाइयां हैं, ठीक है। एनास्थेटिक, एनास्थेटिक मतलब कि जो आपको सुन्न करती हैं। कौन सी दवा? ऐसी दवा जो शरीर को सुन्न कर देती हैं, यानी लॉस ऑफ सेंसेशन कर देती हैं। क्या कर देती हैं? लॉस ऑफ सेंसेशन कर देते हैं, उसे एनास्थेटिक कहते हैं। दो टाइप का होता है, एक जनरल, एक लोकल। लोकल जो होता है लोकली वर्क करता है, जनरल जो होता है पूरी बॉडी में वर्क करता है। ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा आता है सेडेटिव हिप्नोटिक। इसका मतलब होता है ऐसी दवा जो नींद काज करती हो। क्या करती हो? नींद काज करती हो, ठीक है। जो सेडेटिव होता है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल नींद नींद काज करती है, और जो हिप्नोटिक होता है नेचुरल नींद काज करती है, ठीक है। जैसे डायजेपाम हो गया, फेनोबार्बिटल हो गया, एरोप्राजोलम हो गया, क्लोराजेपाम हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। एंटीसाइकोटिक ड्रग, एंटीसाइकोटिक जैसे होलोपिरिडाल हो गया, ठीक है, क्लोरप्रोमाजीन HCl हो गया, ठीक है। तो एक एक आध इसमें से एक पूछ सकता है होलोपिरिडाल। अगर इजी पेपर आएगा तो होलोपिरिडाल पूछेगा, और कठिन पेपर आएगा क्लोरप्रोमाजीन पूछेगा, ठीक है। एंटीसाइकोटिक जो साइको हो जाते हैं, ठीक है,
उसे हम उस उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो दवा का यूज करते हैं उसे एंटीसाइकोटिक कहते हैं। ठीक है, एंटी कैंसुलेंट, चाहे कैंसुलेंट करिए चाहे एपिलेप्सी करिए, ऐसी दवा जो झटका में काम करती हो, मिर्गी में काम करती हो, उसे हम एंटी कैंसुलेंट ड्रग कहते हैं। ठीक है, जैसे बेलूप्रोपोइक एसिड हो गया, इजी पेपर आएगा तो पूछेगा, फेनोटोइन पूछ सकता है। ठीक है, दोनों में से एक पढ़ के जाइएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर सहित, कठिन पेपर है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत करिए, इसको कहाँ कहाँ से हमको सर्च करना है, कैसे याद करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इतना पढ़ के जाना है। एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट मतलब जब हम लोग डिप्रेशन में रहते हैं, किस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। ठीक है, तो उस समय जो दवा के यूज करते हैं उसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कहते हैं। जैसे एमेटोफाइलिन, HCl, देखिए HCl लगा हो कि ना लगा हो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, परेशान मत होइएगा कि अगर एग्जाम में फेनो एम्पिथिलिन पूछ लिया, HCl नहीं लगा है तो आप भूल जाओ, तो तब भी आपको पूरा का पूरा छाप के आना है जो पढ़ के गए, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इम्पीरामाइन, दोनों में से एक आएगा, एम्फिथिलिन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर एम्पीरामाइन आ गया तो आप इसको इसी को छाप देंगे हेडिंग डाल करके। ठीक है, 5वें चैप्टर में इतना आपको डिफिनेशन जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, डिफिनेशन जो हमने बताया। 6वां चैप्टर ड्रग एक्टिंग ऑन एनस, अभी सीएनएस पढ़े थे, अब एनएस पढ़ेंगे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, कोलोनर्जिक, एंटी कोलोनर्जिक ड्रग आती है। ठीक है, इसमें आपको मैं बताऊं, डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा एनएस वगैरह का। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, और डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पढ़िएगा एक जो है, डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन है यहाँ से, सेम एक का क्वेश्चन है, डिफरेंस आ सकता है, इसको पढ़ के जाइएगा। इसमें से आप नॉन एफिनेफ्रिन और डोपामीन, ठीक है, और एसिटाइल कोलिन, प्रोपेनोल पढ़ेंगे, इसमें भी है और इसमें भी है, देख लीजिए। ठीक है, एक एक ही टॉपिक में, एक ही चैप्टर में, एक ही ड्रग को 2 जगह जो है रखा गया है। एक सीवीएस, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, कंजेस्टिव वेसल्स, ठीक है, सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में है। ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसमें भी प्रोपेनोल पढ़ना है, और एडनर्जिक में भी पढ़ना है, एडनर्जिक एंटागोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर में भी पढ़ना है, अभी और पढ़ना है। ठीक है, तो प्रोपेनोल यहाँ भी, यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, आ जाएगा, सेम टू सेम छाप देंगे, दोनों में स्ट्रक्चर है, सभी में जो है आपको स्टार लगा है सभी में। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ना है। एटेनोलोल है, बीपिक दवा है, प्रोपेनोल भी बीपिक दवा है। ठीक है, इसमें से आपको नॉन एफिनेफ्रिन पढ़ना है, प्रोपेनोल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, स्टाइल क्लोरीन का स्ट्रक्चर सबका पढ़ना है जितना लिखा हो। डाइसाइक्लामिन पेट दर्द की दवा है। ठीक है, यूजेज ब्रांड नेम है, सब सब लिख सकते हो, स्ट्रक्चर केवल पढ़ के चले जाइए। क्या पढ़ के चले जाएंगे, स्ट्रक्चर पढ़ के चले जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। 7वां चैप्टर में कार्डियोस्कुलर सिस्टम, कार्डियोस्कुलर सिस्टम हार्ट की दवा है। ठीक है, फेनोटोइन अभी इसके पहले भी पढ़ाया था ना, फेनोटोइन था उस वहां पे अकेले एंटी कंसुलेंट में था, झटका वाले। ठीक है, तो फेनोटोइन सोडियम आ गया, फेनोटोइन की जगह सोडियम एन लगा देना है, फेनोटोइन सोडियम हो गया, प्रोपेनोल, प्रोपेनोल पढ़ लीजिएगा, कैप्टिप्रिल आ गया। ठीक है, एटोनोलोल आ गया, चाहे जोन लोल आ जाएगा। ठीक है, आपको लिख देना, क्या लिखना है, चाहे जो लोल आ जाएगा उसमें आपको, ठीक है, वही चीजें लिख देना है जो आप डिस्कनेक्शन था, इससे संकेत मिलता है कि हम थोड़ा जल्दी से अपनी चीजें बताएं आपको, और आप भी जा करके इसको फटाफट रिवीजन करें। एयरफोन लगा के बार बार सुनिए, 1 बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, 10 बार सुनिए, सुनते रहिए।
कुछ नहीं होगा, डिफिनेशन जरूर याद हो जाएगी, एग्जाम्पल जरूर याद हो जाएगा। जैसे मैंने बता रहा था कि डायूरेटिक क्या है, क्या बता रहा था कि डायूरेटिक क्या है। डायूरेटिक का मतलब ये होता है कि ऐसी दवा जिसको लेने पर बार बार वॉशरूम लगे, बार बार पेशाब लगे, उसे डायूरेटिक कहते हैं। लैसिक ब्रांड नेम बहुत फेमस है। ग्लिसरामाइड जो है तो उसका शॉर्ट नेम होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें भी ब्रांड नेम लिखना है, यूजेज लिखना है, केमिकल स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है, स्टोरेज स्टेबिलिटी लिखना है। ठीक, एंटी डायरेटिक क्या होता है? ऐसी दवा जो बार बार लगने वाली वॉशरूम को रोकती है, जो बार बार लगने वाली पेशाब को रोकती है, एंटी डायरेटिक है। एक बार में 2 बार हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, एक बार में 2 बार हो रहा है। एक बार मैंने आपको डायरेटिक बता दिया, दूसरा डायरेटिक एंटी डायरेटिक बता दिया। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, हाइपो मतलब ऐसा एजेंट जो शुगर की मात्रा को लो करे। हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट ऐसा ऐसा एजेंट जो शुगर की मात्रा को बॉडी में बढ़ाए, उसे हाइपर, ठीक है, 2 शब्द बताया था, ठीक है, हाइपर और हाइपो। हाइपो माने लो और हाइपर माने ज्यादा, यानी हाई। हाइपर टेंशन हो गया तो बीपी बढ़ गई, हाइपो। और हाइपर ग्लाइसेमिया हो गया तो शुगर बढ़ गई। हाइपर यूरेक्सिया हो गई तो यूरिन बढ़ गई। हाइपर शब्द जहां लगा उसका मतलब ज्यादा, हाइपो शब्द जहां लगा उसका मतलब कम हो। ध्यान दीजिएगा ये चीज। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यानी जो शुगर की मात्रा को कम करें, जैसे इंसुलिन है, मेटफॉर्मिन है, ग्रिम्प्रामाइड है, बोगलीबॉस है, ठीक है, ये सारी दवाइयां है ना शुगर की, ठीक है। और हाइपर तो इसमें है नहीं, तो हाइपो है तो उसको पढ़ो। एनसेड जरूर पढ़ के जाएगा, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जरूर पढ़ के जाइएगा। एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, पीसीएम का मतलब पैरासीटामॉल, तो पैरासीटामॉल और एस्पिरिन जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगर एस्पिरिन और पैरासीटामॉल में कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे, एस्पिरिन जरूर पढ़िएगा और विथ स्ट्रक्चर पढ़ के जाना है, ध्यान दीजिएगा। अब चैप्टर 10 आपका समाप्त, 3 हेडिंग पढ़ोगे, चैप्टर 10 सब समाप्त, ठीक है। अब 11 में पाइएगा, 11 में एंटी फंगल। एंटी फंगल मतलब ऐसी दवा जो फंगस इन्फेक्शन को खत्म करती है, उसे एंटी फंगल कहते हैं। जैसे कीटोकोनाजोल, फ्लूकाजोल, यानी जोकान, ठीक है, कीटोमैक आता है ना बहुत, जो दवा बेच रहे हैं पता है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी मूत्र मार्ग में होने वाले इन्फेक्शन। ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन पढ़ के जाइएगा। अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ गई तो ओफ्लॉक्सासिन के जगह पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिख देना और पूरा पूरा छाप देना, ठीक है, गलत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी टीबी, INZ, आइसोनियाजाइड पढ़ लीजिएगा, पास। पैरामिनोसाइक्लिक एसिड पढ़ लीजिएगा, रेमपिप्लासिन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जान जाइएगा सबके बारे में, सबका काम वही है, स्टोरेज कंडीशन वही है, यूजेज वही है, केवल नाम डिफिनेशन वही पढ़ लेना है बस। एंटीवायरल, ऐसी ड्रग जो वायरल इन्फेक्शन को रोकती है, जैसे सेक्लोबीर, ये सेक्लोबीर पढ़ के जाइएगा, सेक्लोबीर, ठीक है, आ सकती है। कोई भी बीर वाला शब्द आ जाएगा, सेक्लोबीर पढ़े हो तो बीर वाली दवा का नाम लिख देना, छाप देना पूरा। एंटी मलेरिया बताना नहीं है, बताने की जरूरत कुछ नहीं है, ठीक है, मलेरिया सबको हुआ है, ऐसी दवा जो मलेरिया का ट्रीटमेंट करती है उसे एंटी मलेरिया ड्रग कहते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरोक्विनिन एकदम जो है, ठीक है, ब्रांडेड ड्रग है, ठीक है, सबको पता है, उसी के बारे में लिख देना। सल्फोनामाइड एंटीसेप्टिक ड्रग होती है। सल्फासिटामाइड पढ़ लीजिएगा, विथ स्ट्रक्चर डेक्सोन, विथ स्ट्रक्चर। जहाँ 20 दवा है वहां पे अगर मैं आपको 10 दवा पढ़ने कह रहा हूँ, जहाँ 20 दवा है वहां अगर मैं आपको 10 दवा पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, अगर उस 10 दवा में भी अगर आपको मैं 2 दवा कह दे रहा हूँ, अगर 2 दवा पढ़ के नहीं जाओगे तो पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। 12वां चैप्टर में केवल एंटीबायोटिक पढ़ के जाइएगा और टेट्रासाइक्लिन पढ़ के जाइएगा, 2 चीज पढ़ के जाइएगा। और विथ एग्जाम्पल क्या क्या पढ़ना है? डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में तो मतलब एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पेनिसिलिन में और एमोक्सिसिलिन में, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके, किसके? एंटीबायोटिक की, ठीक है। पेनिसिलिन जी जो है नेचुरल होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ के जाएंगे। 12वां चैप्टर खत्म।
अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन चैप्टर पढ़ के जाना। 13वां चैप्टर में एंटीनियोप्लास्टिक यानी कैंसर की दवाइयां पढ़ लेना। देखिए सिनप्लास्टिन, विंक्रिस्टिन, विनप्लास्टिन, ये सारी दवाइयां एग्जाम्पल हैं कैंसर की। ठीक है, पहले ट्यूबर पहले टीबी होता है, ट्यूमर होता है। ठीक है, उसके बाद कैंसर में वही कन्वर्ट हो जाता है। तो कैंसर की ड्रग है, इसको याद कर लीजिए, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। किसी भी कैंसर की 2 ड्रग का नाम बताइए। तो अब आप नोट करिए अपने कॉपी में कि आपको पढ़ के आज क्या क्या पढ़ के जाना है चैप्टर वाइज। ठीक है, कौन कौन चैप्टर। चैप्टर 13 पढ़ लेना है, चैप्टर 12 पढ़ना है, चैप्टर 11 में यूटीआई पढ़ना है, टीबी पढ़ना है, एंटी मलेरियल पढ़ना है, चैप्टर 10 पढ़ना है, चैप्टर 9 पढ़ना है, चैप्टर 8 पढ़ना है, चैप्टर 7 पढ़ना है। चैप्टर 7 में केवल एक ड्रग पढ़ लेना है, प्रोपेनॉल। 6 में आप जो है केवल 2 चीज पढ़ के जाइएगा, सिंपैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है। एक क्वेश्चन है यहाँ से। पांचवा चैप्टर में आपको सेडेटिव्स पढ़ना है। ठीक है, एंटी कंसुलेंट पढ़ना है, एंटी डिप्रेसेंट पढ़ना है। ठीक है, एनेस्थेटिक पढ़ना है। और नहीं पढ़ना है। 3 में आपको हेमेटेनिक पढ़ लीजिएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में आप एंटासिड पढ़ लीजिएगा, एसिडिफायर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसमें हेमेटेनिक में फेरस स्कॉर्बिरेट पढ़ लीजिएगा। और दूसरे चैप्टर में आपको एसिड बेस टाइट्रेशन और ग्रेविमेट्री पढ़ना है। पहले चैप्टर में आपको ईथर और सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी पढ़ना है, और दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इतना पढ़ के जाएंगे, पास हो जाएंगे, कोई फेल नहीं होगा, इतना मेरी गारंटी है। आप किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ।